अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ आपके सामने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हमारा सफ़र जारी है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द 19th सेंचुरी। और 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के स्टार्ट के जो चंद एक साल हैं, ये एक बहुत ही रिच और बहुत ही एक एग्जाम्पलरी मैचलेस पीरियड है। और इस पीरियड को कहा जाता है, इस पीरियड के बारे में, कि ये पोइट्री के हवाले से बहुत रिच पीरियड कहा जाता है। एक इनफैक्ट लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये जो पीरियड है इसे हम रोमांटिक एज कहते हैं। द रोमांटिक एज विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1798 एंड अप्रॉक्सीमेटली रफली स्पीकिंग इट एंड्स एट 1824। ये पीरियड है क्या और इसमें कौन कौन से बड़े राइटर्स थे, रोमांटिक एज इसको क्यों कहा जाता है और ऐसी कौन से इसके ख़ास ट्रेड्स हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। पहली बात तो ये कि जैसा कि आपको इसकी एज से जाहिर हो रहा है, ये 18th सेंचुरी के एंड का पीरियड है। 18th सेंचुरी के एंड पे जो वाक़यात हो रहे थे यूरोप में, स्पेशली इंग्लैंड और फ्रांस में, ऑल दो सर्कमस्टांसेस, द सोशल, पॉलिटिकल and literary circumstances led to a particular mindset। उस दौर के दो बड़े आपको सियासी जो पॉलिटिकल वाक़यात ऐसे थे कि जो आने वाले वक्तों को डिटरमिन करने की एक बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते थे, बहुत बड़े वाक़यात थे। उनमें से एक था अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776 which gave rights to the common public। At the same time 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वॉज वेरी मच देयर इन फ्रांस। तो फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि दुनिया फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो थी वो बाद में नहीं रही, वो वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो गई, इंटायरली चेंज हो गई। तो इन दोनों वाक़यात ने जो उस वक्त की सोशल लाइफ थी, उस वक्त की इकनॉमिक लाइफ थी, लिटरेचर था, लिटरेरी लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ थी, सबको चेंज किया। सब में एक जैसे रेवोल्यूशन आता है तो वो रेवोल्यूशन आपको नज़र आता है, विजिबल होता है वहाँ के हालात में। तो जो उस वक्त के इंटेलेक्चुअल्स थे वो दे टुक अ डीप इम्पैक्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स। फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा असर जो इंग्लैंड में मौजूद लाइफ है, ख़ासतौर पे लिटरेरी लाइफ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। It urged the writers of the period to follow the pattern and to feel the revolution, to adopt the themes and to take up themes from that revolutionary side of life। तो जो उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उसमें जो ज़्यादा मशहूर थे, जो ज़्यादा बड़े नाम थे, वो पोइट थे। हम इसको, ये रोमांटिक एज है, इसमें जब हम आगे चलते हैं तो इसमें रोमांटिक एज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें पोइट्स थे, पोइट जितने भी थे इस एज के, उनको हम दो जनरेशन्स में डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे थे जो इस वक्त ज़िंदा थे, 1775 80 इसके अराउंड, ये इनका पीक वक्त था, इनका पीक टाइम था। इनको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक सेकंड जनरेशन ऑफ पोइट्स आते हैं जो 1815 के बाद के आते हैं, या 1811 या 1810 के बाद की जो जनरेशन है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि ये जो आपको मैंने दो जनरेशन्स बताई हैं, बोथ द जनरेशन्स केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू फेजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द वेरी फर्स्ट जनरेशन, it came under the first phase of the revolution। The world was France was just undergoing a transitional period। रेवोल्यूशन आया, लोगों को राइट्स मिलने की एक तवक्को हुई, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा लगाया, एक इंडिपेंडेंस, एक इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारी वो एक्सपेक्टेशंस थी जो उस वक्त के फ्रांस और नेबरिंग कंट्रीज़ के लोगों में बेदार होती हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो जो उस वक्त के लोग थे, दोज हु वर young at that time, those who were in the driving seat आप कह लें of the intellectual side, तो उन लोगों में आपको एक रेवोल्यूशनरी ज़ील नज़र आती है। उनके अंदर एक आपको एक इंस्पिरेशन नज़र आती है, जो उस वक्त के फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हुए नज़र आते हैं।
जबकि जो लेटर स्टेज है, जब आपकी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन ने जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के नतीजे में जो एक रेन ऑफ टेरर जिसे हम कहते हैं 1789 टू 1793 एंड ऑनवर्ड्स, इसके बाद यहाँ से ऑनवर्ड 1793 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट की गवर्नमेंट आती है, उसका रूल आता है, नेपोलियन की वॉर्स हैं 1800 प्लस में, वाटरलू की बैटल है जिसमें उनको शिकस्त होती है। तो जो एक बाद पोस्ट रेवोल्यूशन पीरियड है उससे बहुत सारे लोगों को डिसइल्यूजनमेंट भी हुई। रेवोल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ मॉन्स्टर, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हड़प कर जाता है कि जो आप कह लें कि जिन लोगों का या जिन चीज़ों का कसूर नहीं होता उस वक्त की जो टिरनस रूल होता है उसमें। तो एक रेवोल्यूशन से निकल के, एक चेंज से निकल के, एक रिजीम से निकल के जब दूसरे रिजीम में लोग एक हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ एंटर होते हैं तो उनकी जो वो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हुई, सारी पूरी नहीं हुई। तो उसका एक नतीजा जो है, जो उसका रिजल्ट है, वो आपको लिटरेचर में नज़र आता है और आपको सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स में नज़र आता है। सो वापस आते हैं हमारी पहली फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट्स, बड़े नाम, वेरी बिग नेम्स, लेजेंड्स ऑफ दैट एज। जो रोमांटिक एज है और रोमांटिक मूवमेंट भी हम इसे कहते हैं, तो इसको हम अगर कोई ये पूछे या ये आपके माइंड में आए तो ये एज एग्जैक्टली कब शुरू होती है, तो दिस एज एग्जैक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स इन 1798। 1798 में लिरिकल बैलेड्स की पब्लिश होने के बाद, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का कंट्रीब्यूशन है, तो इसके साथ ही रोमांटिक एज स्टार्ट होती है। तो ये जो दो बड़े आपको पोइट्स नज़र आते हैं, इन दोनों के अंदर आपको इसका जो एक इंस्पिरेशन है इस एज का वो नज़र आता है। फर्स्ट जनरेशन में जो तीसरे साहब हैं वो है साउथी। साउथी का जो एक आपको इनका वर्क्स ज़रा कम हैं, ये उतने इंटेलेक्चुअल कैलिबर के, ये उस इफ़ेक्टिव इमोशनल अपील या पोइटिक अपील के मालिक तो नहीं थे जितने ये दो बड़े पोइट्स थे बहरहाल, लेकिन ये कि इनको एक फर्स्ट जनरेशन में हम शामिल करते हैं। अब ये जो फर्स्ट जनरेशन है और इनका नाम भी बहुत है, हमने बहुत पढ़ा, सब लोगों ने नाम भी सुना। What were those traits, what were those reasons because of which these poets became great poets? Number one, as we have seen the age, this is the end of 18th century, and we all know, and we have already discussed so many times, that 18th century was the age of reason. The age of 18th century was the age of reason, rational analysis, psychoanalysis, और रीज़न बेस्ड थी rather than imagination बेस्ड होती, इमोशन की बजाय रीज़न को ज़्यादा अमल दखल था। This age came up, this romantic age came up with the revolt against that reason. ये उस रीज़न के रिवोल्ट के नतीजे में आई। इसने रीज़न की बजाय इमेजिनेशन और इमोशन की तरफ दोबारा से इंसान को मजबूर किया उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जो आपका 18th सेंचुरी लिटरेचर है वो अर्बन लाइफ के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है। दीज जेंटलमैन दे ब्रॉट दैट लिटरेचर फ्रॉम अर्बन एंड सोशल लाइफ बैक टू नेचर। तो ये एक, इसको हम रिटर्न टू नेचर या रिटर्न टू रूरल साइड भी कहते हैं। तो जो पहला इनका जो ट्रेट है दैट इज़ रिटर्न टू नेचर और रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, तो ये नेचर की तरफ वापस आए। नेचर वॉज द प्राइम इम्पॉर्टेंस, वॉज द प्राइम सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन इन द वर्क्स ऑफ दीज ग्रेट पोइट्स। नेचर, इन्होंने नेचर को बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज किया, इन्होंने स्पिरिचुअलाइज किया। हमने वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देखेंगे, ही स्पिरिचुअलाइजेज नेचर। नेचर को इंसान का फ्रेंड कहता है। ही सेज नेचर हैज़ गॉट ए सूदिंग इफेक्ट। नेचर के अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी है जो इंसान को ज़िंदा रखती है, इंसान को इंस्पायर करती है फॉर क्रिएटिव राइटिंग्स। तो ये नेचर का एक बहुत ज़्यादा आपको, नेचर पोइट्री ही इनफैक्ट आपको सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। इमोशंस रादर देन रीज़न मैं बता चुका हूँ। इमेजिनेशन इंस्टेड ऑफ रीज़न, इमेजिनेशन केम इनटू बीइंग, केम इनटू पावर, केम इनटू प्रैक्टिस। इमेजिनेशन का रोल ज़्यादा आया तो इमेजिनेटिव पोइट्री जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगी। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट जो एक रीज़न बेस्ड है उसकी बजाय इमोशनल और इमेजिनेटिव ब्यूटी की बात आई। ब्यूटी ऑफ नेचर की बात हुई, ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की बात हुई, ब्यूटी ऑफ थॉट की बात हुई, ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन की बात हुई, एक इंडिपेंडेंस फील हुई और इंसान के इमेजिनेशन को ज़्यादा वेटेज मिलना शुरू हुई। और उससे भी बढ़ के जो एक और बड़ा इनमें चेंज आया और इनकी पोइट्री में जो नज़र आता है वो ये
कि these poets they try to take up the themes for their poetry, they from the rural side, from the life of common man, आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी के इमोशंस, आम आदमी के एक्सप्रेशंस, रूरल साइड, रस्टिक पीपल, रस्टिक लाइफ, रस्टिक थीम्स, रस्टिक नॉर्म्स, वैल्यूज़, और सबसे बढ़ के ये कि वर्ड्सवर्थ का ख्याल ये था द पोइट्री मस्ट बी रिटन in such a way that we must feel that a common man, a layman, a rustic man is talking to a rustic man, a common man talking to a common man. तो ये इन्होंने जो पोइट्री की लैंग्वेज है उसके बारे में भी यही कहा कि जो पोइट्री की लैंग्वेज वो बहुत सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। अगरचे बहुत डिफ़र किया एस टी कॉलरेज ने कि देर मस्ट बी एन एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, लेकिन वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री है, जो पोइटिक थियरी है अबाउट जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, वो यही है। तो इन्होंने कॉमन मैन, उसका इंटरेस्ट, उसी के थीम्स, उसी की लैंग्वेज को इन्होंने। फिर एक चीज़ जिसमें जो इसमें ऐड हुई, जो अगरचे हमें वर्ड्सवर्थ और साउथी में कम नज़र आती है, वो हमें एस टी कॉलरेज में नज़र आती है। कॉलरेज ने क्या किया, ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू काइंड ऑफ, ही बेसिकली एडेड समथिंग टू द concept of nature, that was the element of supernaturalism. Supernatural beings का concept आया। Supernatural beings were not taken by S.T. Coleridge only for the sake of creating a horror effect, rather उसने इसको इंसान की imaginative faculty और इंसान की reason के साथ मैच करने की कोशिश की है, और उसको उसने symbolize basically किया कि जो supernatural beings है वो basically हमारी collective unconscious का हिस्सा है। तो ये हमारी लाइफ का, हमारी वो कुछ ज़िंदगी में, हमारी थॉट में, हमारी क्रिएटिविटी में कुछ ऐसे आर्कीटाइप्स होते हैं कि जिनको हमारी पोइट्री में या हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। तो उन्होंने उन सुपर नेचुरल की एलिमेंट्स और सुपर नेचुरल सिम्बल्स की मदद से पोइट्री को थोड़ा ऑर्नामेंट करने की कोशिश की थी। सो इफ़ यू लुक एट ऑल दीज ट्रेड्स, तो आपको पता चलेगा कि जो 18th सेंचुरी की रीज़न बेस्ड और जो क्लासिकल एक राइटिंग थी उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। हेयर कम्स द वेरी फर्स्ट जनरेशन ऑफ पोइट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, साउथी, ये आपकी फर्स्ट जनरेशन आई। व्हेन इट कम्स टू द सेकंड जनरेशन ऑफ द पोइट्स, सेकंड जनरेशन की जब बात हो तो मैंने आपको पहले बताया कि दे वर नॉट फॉलोइंग द foundations laid by these great poets or the old ones, rather they revolted against the ideals of French Revolution. नेपोलियन की डिफीट हुई तो उसके बाद फिर ये जो थे ये they turned against the norms set by these great poets. तो इनके यहाँ आपको इन इस जो सेकंड जनरेशन है इसमें आपको रेवोल्यूशनरी किस्म के ज़्यादा पोइट्स मिलेंगे, जैसे बायरन, शैली की राइटिंग है। कीट्स में थोड़ा सा आपको माइल्ड एक एटीट्यूड नज़र आएगा, बट वो डिफरेंट है इनसे। हैजलेट है, ली हंट है। तो दे नॉट ओनली रिवोल्टेड अगेंस्ट द थीम्स, they not only revolted against the theme, rather they revolted against the style of writing, the language and the style and the stanza form. They revolted against heroic couplet and turned towards blank verse और stanza form. Short lyrical poems में इन लोगों ने लिखना शुरू किया। कीट्स की ओड्स बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लैंक वर्स में लिखी हुई। शैली की पोइट्री है, बायरन की पोइट्री है। इनकी पोइट्री में आपको जो एक रेवोल्यूशनरी ज़ील नज़र आती है वो इनके यहाँ नज़र नहीं आती। तो वो रेवोल्यूशनरी ज़ील वाज बिकॉज ऑफ द रिवोल्ट अगेंस्ट दैट पीरियड, और जो डिसइल्यूजनमेंट थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसके नतीजे में आपको ये नज़र आती है। तो दैट वाज द सेकंड जनरेशन। इनकी पोइट्री हम लेटर ऑन एट अ लेटर स्टेज वन बाय वन ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको गौर करें तो आपको पता चलता है कि मैं जो बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रोमांटिक एज, उसमें ये मैं सारी पोइट्री के बारे में ही बता रहा हूँ। प्रीडोमिनेंटली दिस वाज द एज ऑफ पोइट्री। इसमें आपको कोई और जानरा उतना ज़्यादा रिच फॉर्म में नज़र नहीं आती जितना पोइट्री है। सिर्फ एक आपको थोड़ा सा इसमें चंद एक नाम नज़र आएंगे। नावल को डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि याद रहे 1742 ऑनवर्ड सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, और उसके बाद का जो थोड़ा सा पीरियड बीच में आया, उसके बाद से फिर नावल जो है वो स्टार्ट हो गया। मिसेस एन रेडक्लिफ का है, हिस्टोरिकल रोमांसेस की शक्ल में उन्होंने कुछ नावल्स इसी एज में लिखे। सर वाल्टर स्कॉट की हैं राइटिंग से, सोशल कॉमेडीज़ हैं। और लेटर फ्रॉम 1797 टू ऑनवर्ड्स जेन आस्टन आ जाती है। बट जेन आस्टन बीइंग अ वुमन एज वेल एज अ लेडी who was least interested in politics and economy and revolution and all that, तो बीइंग अ वुमन उनमें आपको एक फेमिनिज्म का टच ज़्यादा नज़र आता है इंस्टेड ऑफ रेवोल्यूशनरी ज़ील वगैरह।
तो नावल में ये 3 आपको नाम नज़र आते हैं। तो ये इस एज में प्रोज में बहुत थोड़ा सा काम होता है। सो दिस एज, द रोमांटिक एज, वाज प्रिडोमिनेंटली एन एज ऑफ पोइट्री, और इसमें जो सबसे ज़्यादा काम हुआ वो पोइट्री पे हुआ। बड़े नाम्स हैं इसमें, बड़े नेम्स इसमें हैं, इसमें बड़ी जो वर्क्स आपको नज़र आते हैं। इसीलिए जो रोमांटिक एज है ये आप कह लें कि क्लासिकल एज के बाद जो रोमांटिक एज है दैट वाज द फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ क्रिएशन ऑफ पोइट्री। वन बाय वन इंशाल्लाह हम इन कमिंग वीडियोस इन पोइट्स को हम डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ सा रोमांटिक एज का जो एक ओवरव्यू दिया है। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन पोइट्स की डिटेल के साथ आपके सामने आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।